हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्वक होंगे, कुशल मंगल होंगे। और स्टूडेंट्स, आपको पता है ये डीपीपी जो सीरीज़ है ये 3 तरह से डिवाइड किया, एक 11th, एक 12th और एक मिक्स। ये डीपीपी मॉक टेस्ट है जिसमें कवर होगा एयरफोर्स का पूरा कंप्लीट जितनी भी आपका सिलेबस दे रखा। देखिए ये फिजिकल मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, और ये जो भी रहेगा ये आपका बाइलैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, कहने को मैं कह सकता हूँ पूरी 11th और पूरी 12th जो है उसी का सिलेबस दे रखा है। ये जो डीपीपी डाली जाएगी ये मिक्स में डाली जाएगी, मतलब 11th 12th के ऐसे ही क्वेश्चन डाले जाएंगे जो एयरफोर्स, नेवी, SSR में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बोला था और आपके पास वीडियो भी अभी डाल दी है मैंने कि कैसे कैसे कराया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, 11th भी लेके चलेंगे, एक वीडियो 11th की रहेगी, एक 12th की रहेगी और एक मिक्स रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ ध्यान से सुनते चलना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। कोई भाई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। ठीक है, यदि उसका वेग दुगना कर दिया जाए, इफ़ द वेलोसिटी इज डबल, अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, तो उसके त्वरण का अनुपात क्या होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली कि बेटा देखो, जब इसमें वेलोसिटी डबल हो रही है तो डबल होगा तो एक्सेलरेशन जस्ट क्या होता है, स्क्वायर टाइम्स क्या बनेगा 4, और इनिशियल में कितना था, सपोज दैट 1, तो 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 4:1, 4:1, 4:1। क्लियर है, ठीक है। और इसकी जो PDF फाइल है मैं वो डालूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो उसमें मैं लिख के भी रिटन में भी डालूंगा। चलिए देखिए, न्यूमेरिकल होगा, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल होगा उस न्यूमेरिकल फैक्ट को मैं रिटन में साथ साथ में वीडियो के पैरेलल में दिखाऊंगा। कहता है वेटलेसनेस की कंडीशन कब होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान देना बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ भी सकता है। वेटलेसनेस की कंडीशन कब होती है। वेटलेसनेस की कंडीशन तब होती है जब आदमी अपने आप को ऐसे एहसास करता है कि उसका भार बिल्कुल है ही नहीं। क्लियर है, और ये कंडीशन कब होती है, अंतरिक्ष में होती है। या फिर ये कंडीशन पता कब हो सकती है, जैसे मान के चलो तुम लिफ्ट में हो। क्लियर है, लिफ्ट में क्या हो, लिफ्ट अचानक से टूट जाए तो उस कंडीशन में वो जो रहेगी ना वो फ्रीली फॉल की कंडीशन होती है। क्लियर है, इसे कहते हैं मुक्त रूप से गिरना। क्लियर है, फ्रीली फॉल। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बच्चे डी। फ्रीली फॉल में भी जब लिफ्ट टूट जाती है तो ऐसा एहसास होता है कि जैसे हम ब्रह्मांड में हों। ठीक है, अपने आप का जो वेट है, जो वजन है, ऐसा लगता है जैसे जीरो हो। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच द फॉलोइंग ऑफ मेटल, इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसका रेजिस्टेंस घटता है, डिक्रीज होता है, प्रतिरोध घटता है। कब, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली रेजिस्टेंस बढ़ता, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस घटता है। ऐसी कौन सी चीज़ है। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम एक सिलिकॉन, और जर्मेनियम आपने सुने होंगे, ये जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। क्या है, अर्धचालक। बोलो जी क्या है, अर्धचालक। बताओ कर लोगे। कोई क्वेश्चन एक बार आ जाए दोबारा रिपीट हो तो आप उसे कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, इस पे भी मैं कराऊंगा और 2 क्वेश्चन, बहुत 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप के। अगर डायरेक्ट भी किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो समझाऊंगा इसे। ठीक है, टेंशन ना लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कहता व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप। ये तो आपने खुद पढ़ाई होगा कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का जो नमन कोण होता है वो कितना होता है। आपको पता है वो नॉर्मली होते हैं, नॉर्मली मतलब लंबवत होते हैं, 90 डिग्री होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कहता है ए चार्ज मूविंग इन ए सर्कल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज है, एक आवेश है जो चुंबकीय क्षेत्र में, ये कोई आवेश चार्ज है जो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत वृत्तीय, देखो ऐसे 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 कोई चार्ज रोटेट कर रहा है, ऐसे और ऐसे सर्कुलर पाथ बनता है ना जैसे वृत्तीय वाला, उस वृत्तीय पथ में गति करता है। इससे इसके परिक्रमण का आवर्तन काल निम्न में किस पर डिपेंड करेगा।
वो डिपेंड किस पे करता है, किस पे नहीं करता, किस पर आधारित है, किस पे नहीं है। देखो मैग्नेटिक फील्ड पे आधारित होता है, चार्ज वो खुद है, आवेश वो खुद है, आधारित होता है, और उसका मास कितना, उसका वजन कितना, इस पे भी आधारित होता है। लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है, वेग जो है, उस वेग पर आधारित नहीं रहता। मतलब कण के वेग पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। अगर इसका फॉर्मूला भी मैं लिखूंगा ना, तो फॉर्मूले में भी आप देखोगे इसमें वेलोसिटी कहीं आती नहीं है, इसलिए उस पर वो आधारित नहीं है। बच्चे बात समझ आई? चलिए आगे देखिए, क्योंकि आपने जब फॉर्मूला इसका पढ़ा होगा तो फॉर्मूला होता बेटा क्यू बी अपॉन एम, याद आ रहा होगा कुछ? क्लियर है? तो इसमें चार्ज पे भी होता है, बी पे भी होता है, एम पे भी होता है। सर जी वेलोसिटी तो कहीं है नहीं। अगर किसी बच्चे को ये बात बेटा नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज़ सुन लो, आगे कभी कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक नाभिक है जिसमें जेड है। अच्छा, कोई भी एक एलिमेंट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, नीचे होता है जेड, ऊपर होता है ए। ध्यान दो, जेड जो होता है उसे बोलते हैं जी एटॉमिक नंबर। वो जी क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और ए को बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास। क्लियर है? जैसे मैंने क्या कहा आपसे, 11 Na23, तो बताओ 11 क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, और ये क्या है? परमाणु भार। तो तुमसे कोई पूछेगा बेटा प्रोटॉन कितने हैं? ओ जी इतने ही जितने नीचे वाले। बेटा बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ओ जी इतने ही जितने नीचे वाले। बेटा बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं? तो बोलना ऊपर वाला माइनस, मतलब ए माइनस नीचे वाला इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। बात समझ आई? प्रोटॉन नीचे वाला होता है, इलेक्ट्रॉन भी नीचे वाला होता है, लेकिन किंतु न्यूट्रॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो 23 माइनस 11 कितने न्यूट्रॉन है इसमें? 12। अब पूछो सर जी क्वेश्चन, कहता है एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस जेड दे रखा है, एम दे रखा है। बेटा न्यूट्रॉन बताओ क्या होंगे? एम होगा, जेड होगा, एम। अरे सर जी कैसी बात कर रहे हो? एम माइनस जेड होगा। ये एम वही है जिसको बेटा हमने ए से रिप्रेजेंट किया था, ए माइनस जेड। बात समझ आई? ऊपर वाला मास बट्टे जेड एटॉमिक नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो यूज़ किया जाता है डीसी आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर से। तो बताइए उस सर्किट को क्या कहते हैं जो डीसी आउटपुट को, मतलब एक होता है एक समान दृष्ट धारा, मतलब आप जानते हो एक होती है डीसी, उस उपयोग किया जाता है विद्युत परिपथ में। किस तरह से दृष्टि परिपथ में यूज़ किया जाता है? रेक्टिफायर सर्किट में रेक्टिफाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेटा उसे बोलते हैं हम फिल्टर। क्या बोलते हैं? फिल्टर। लॉजिक गेट नहीं कहते, ना ऑसिलेटर कहते। ऑसिलेटर तो वो होता है जो एल और सी के बीच में करता है चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। क्लियर है? एम्पलीफायर वो होता है जो किसी के एम्पलीट्यूड को, आयाम को बढ़ाता है। लॉजिक गेट आपको पता ही है। तो करेक्ट आंसर है इसका फिल्टर। ठीक है, इसमें फिल्टर यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, 2 और 4 किलोग्राम की दो अलग अलग बॉडी हैं। ठीक है जी, उनकी वेलोसिटी दे रखें, ये 2 की है और एक 4 की है। उनकी वेलोसिटी दे रखी है, इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। म्यूचुअली अट्रैक्शन उनके बीच में होता है। क्लियर है? तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द मीटर पर सेकेंड। तो बताइए उनकी वेलोसिटी VCM कितनी होगी? बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना। क्लियर है? और अगर नहीं भी पता है करके देखना, क्वेश्चन आंसर आएगा इसका D। ठीक है, आइडेंटिटी लगती है इसमें। और नहीं है तो मैं नीचे अभी जब टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा तो उसमें PDF के साथ कनेक्ट कर दूंगा हर किसी का सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए अगला है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता हो कि एक R है, R रेडियस है, और उस गोले का रेडियस ऑफ जायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन जिसे हम बोलते हैं सॉलिड स्फीयर। अच्छा पता है, एक होता सर्कल ऐसे, एक ऐसे होता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, जैसे ये O है, ये O है, और मान चलो ये O डैश है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर। तो बताइए उनके बीच में जो ये दूरी है ना, ये दूरी कितनी है? ये D को पूछ रहा है। बोलो बात समझ आई? मान के चलिए R इसकी त्रिज्या है। दोबारा से बोलता हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता बेटा कि कोई बॉडी है, देखो अलग कलर में बताता हूँ, कोई बॉडी है
और उस पर कोई सेपरेटेड डिस्टेंस है d, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जगह हर द्रव्यमान पे अलग अलग रेडियस के साथ, क्लियर है, अलग अलग मूवमेंट लगता है, उस रेडियस ऑफ जायरेशन होता है जिसका फॉर्मूला m² होता है, हम पढ़ते हैं उसे, लेकिन ग्रेविटेशन में इसे अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब क्या कहता है वो, इस कंडीशन कहता है कि जो ये O और O' है ना, जैसे ये था और ये, दिस इज O और दिस इज O', ठीक है, और ये d डिस्टेंस बताओ, जबकि इसकी रेडियस कितनी मान लिया हमने r। पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। r त्रिज्या का एक ठोस गोले को निश्चित रूप से एक सापेक्ष अघूर्ण त्रिज्या r दे रखी है, इस अक्ष के गोले तक की इसकी डिस्टेंस d कितनी होगी, ये डिस्टेंस बताओ, ये वाली d कितनी है, ये कैलकुलेट करना है। बोलो बात समझ आई नहीं आई। अच्छा, अगर आपने सर्कुलर मास पढ़ा तो बेटा एक होता है mr², होता नहीं होता, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जब कोई चीज़ घूमती है I=mr² से घूमती है कि नहीं घूमती, वो जी बिल्कुल घूमती है। अच्छा, तुम देखना डैश 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 डैश, बेटा अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो बताना ये पैरेलल एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो जी बिल्कुल कर रहा है। मतलब पैरेलल एक्सिस मतलब तुमने पढ़ी होगी ना समांतर अक्ष, एक सिद्धांत एक थ्योरी होती है, क्लियर है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो क्या होती है, वो होती है I=mr² प्लस md², होती है नहीं होती, ठीक है। अब जो ये mr है ना, किसी ठोस का गोले का, वो 2/5 वो होता है 2/5 ऑफ mr², 2/5 ऑफ mr², ठीक है। अच्छा, तो इसकी जगह वैल्यू रख दो यहाँ, बोलो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 5/2 mr² प्लस md², बेटा ये 2/5 होगा, 2/5 किसी भी ठोस का 2/5 होता है। और मैं समझ सकता हूँ शायद ये जो न्यूमेरिकल होते हैं ना बेटा, ये वीडियो बना के ज़्यादा अच्छे क्लियर होते हैं, फिर भी मैं अभी कोशिश करता हूँ ऐसे वीडियो बना के डालूंगा, टेंशन न लें। अभी यहाँ तक सुनने की कोशिश करें। I=2/5 रख दिया, ये किसका, ये ठोस का है, प्लस md² रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इस I की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, mr² रख दी, m कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, जब यहाँ से निकालोगे ना तो बेटा यहाँ से जो d है उस d की वैल्यू निकल के आएगी √0.6 ऑफ r, क्या d की वैल्यू निकलेगी √0.6 ऑफ r। यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे ना, 2/5 तो यहाँ बच रहा है, देखो 2/5 तो यहाँ बचा हुआ है, क्लियर है, और d² निकालना है, r तुम्हारे पास है ही, r को ऐसे ही रखना, तो d की वैल्यू कितनी निकलेगी √0.6 r, क्लियर है। बेटा इसमें क्वेश्चन में ये गलत दे रखा है, ऑप्शन में यहाँ 0.4 की जगह 0.6 होना चाहिए, तब सही माना जाएगा, क्लियर है। 0.6 √r ये आएगा जी करेक्ट आंसर, मिस्टेक रखिए इसमें। चलिए अगला कहता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक वो होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, रुद्रोष्म प्रसार जानते हो, और इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी नेगेटिव। डेल्टा यू क्या होता है, नेगेटिव डेल्टा यू क्या है बेटा, इंटरनल एनर्जी। चलिए कहता है कोई वेलोसिटी ऑफ एसएचएम कोई वेलोसिटी होती है, उसकी मीन पोजीशन, देखो बेटा ये होता है मीन पोजीशन, ये मीन होती है, ये एक्सट्रीम होती है, यहाँ क्लियर है। मीन का मतलब क्या है, मध्य स्थिति, और ये अधिक स्थिति। यहाँ मध्य स्थिति पर v जो होती है वेलोसिटी कितनी होती है, बताओ वेलोसिटी क्या बनेगी, मैक्सिमम बनेगी, नहीं बनेगी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और यहाँ कुछ देर के लिए वो रुक जाता है, रेस्ट में होती है। तो तुमसे कोई पूछे तो बता दोगे यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी इस पर क्या होगी, 0 होगी अधिक पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, याद रखना मीन पे, इसे मीन बोलते हैं, इसे मीन कहते हैं, और इनको एक्सट्रीम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर, अधिक होगी, क्लियर है। अच्छा, वैसे अब मेरी अपनी क्लास में सारे पॉइंट्स करा रखे हैं बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 12 को कहता है
कि एक कॉइल है जिसका एरिया है, ओ जी कॉइल है, कोई कॉइल है जिसका एरिया दे रखा है, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर। अच्छा तो कहता है ऐसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाती है जो 2 सेकंड में 4 वेबर से 8 वेबर हो जाती है। मतलब B1 मैग्नेटिक फील्ड, देखो यूनिट से पहचानो, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला की बात कर रहा है। B1 4 थी, B2 कितनी हो गई, बोलो कितनी हो गई, 8 हो गई, 8 हो गई। कितनी देर में, 2 सेकंड में। बोलो बात समझ आई। तो बेटा EMF बताओ उसकी, क्लियर है। प्रेरक विद्युत वाहक बताओ, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताओ। एक बात बताओ तुम, E = d∅/dt जानते हो कि नहीं जानते? ओ जी बिल्कुल जानते हैं बेटा। ∅ फॉर्मूला होता है फाई का, ∅ BA होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, ठीक है। जब ∅ BO होता है तो बेटा यहाँ से ∅ क्या निकलेगा, dB/A। अच्छा dB क्या है, चेंज, तो रखो वैल्यू पुट करो यहाँ, बताओ क्या आएगा, d∅ बोलो dB और A, dB में चेंज कितना है, 8 - 4 डायरेक्ट कर दूं सर जी 4 का, क्लियर है बेटा। एरिया कितना दे रखा है, एरिया सर जी ये रहा, इंटू 2। बोलो d∅ कितना आ गया सर जी, 8 आ गया, 8 आ गया, 8, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई जब d∅ पूरा 8 आ गया तो यहाँ पुट कर दो 8, मतलब d∅ की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन टाइम कितना, 2 सेकंड, काटो 8 से 2 से जब जाएगा तो बेटा 4 बचेगा, नहीं बचेगा। अच्छा EMF निकाला है ना, EMF अपने आप में वोल्टेज ही तो होता है, तो कितना वोल्ट, 4 वोल्ट, करेक्ट आंसर 4 वोल्ट, क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द प्रोसेस बाय विच द अल्टरनेटिंग करंट, ओहो AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है, सर सीधा आंसर है कौन, रेक्टिफिकेशन कहलाते हैं। वैसे डिवाइस का नाम क्या है, रेक्टिफायर, और जो कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन नहीं होता, प्यूरिफिकेशन केमिस्ट्री का वर्ड है। एम्पलीफिकेशन वो होता है जो आयाम को बढ़ाता है, करंट एम्पलीफिकेशन वो होता है जो करंट को बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रेक्टिफिकेशन। जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, AC को DC में जो कन्वर्ट करता है उसका नाम होता है रेक्टिफायर, और DC को AC में जो कन्वर्ट करता है उसका नाम होता है इन्वर्टर। क्या होता है, इन्वर्टर। बोलो याद रहेगा, हाँ जी सर। अगला देखिए क्या कहता है कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सोडियम मेटल इज इतना, कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम है। देन फाइंड इट्स वर्क फंक्शन, तो बताइए उसका वर्क फंक्शन कितना होगा। सिंपल है, देखो जब आइंस्टाइन साहब की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है सर जी ∅ hc/λ, क्लियर है। अच्छा लैम्बडा h की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 6.62 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा गुना c की वैल्यू कितनी है, 3 लाख किलोमीटर, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताओ लैम्बडा कितना दे रखा है, 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 बोल सकता हूँ। अरे भाई पुट कर लो, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट, और करेक्ट आंसर आएगा इसका B, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है थ्रो द मोड ऑफ वेव प्रोपागेशन, रेडियो तरंगों को किस तरंग संचरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है रेडियो वेव्स को, भाई रेडियो वेव्स को भेजने का तरीका ग्राउंड से भेजते हैं, स्काई से भेजते हैं, स्पेस से भी भेजते हैं। करेक्ट आंसर ऑल अबव, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 बताओ वेवलेंथ कितनी होती है किसकी तरंग दैर्घ्य, किसकी पूछ रहा, विजिबल की, दृश्य की। तुम्हें पता है टेबल से एक क्वेश्चन बेटा जरूर आता 100%, ठीक है। तो करेक्ट वर्ड इसका क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा A, क्लियर। 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक। अगला कहता है व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिविटेशन ग्लैब, अरे निकाल दोगे, बताओ F = G m1m2/r²। तो ऐसे करो, G को यहाँ रखो, इसको यहाँ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा F/r² और m1 m2 नीचे आ गया, बराबर किसके, G के।
इसकी तुम्हें पता है, फोर्स की तुम्हें पता है, बताओ रेडियस की रख दोगे एल स्क्वायर, एम और एम एम स्क्वायर कर दोगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि दो गेंद हैं, दो गेंदों को h हाइट और 2h से गिराया जाता है। ये h से गिरा दी और एक 2h से गिरा दीजिए, ठीक है, ड्रॉप किया रेस्पेक्टिवली। उसके द्वारा ज़मीन तक पहुंचने में जो समय है उनका अनुपात बताएं, टाइम का रेशो क्या होगा। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इधर, जैसे बता रहा हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, हम जानते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओ जी बिल्कुल है सर जी, है। अच्छा एस क्या है, हाइट बन गया, एच बन गया। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी इनकी जीरो, तो ये पूरा जीरो बन गया। बताओ हाफ ए क्या बन जाएगा, एसेलेशन, जब कोई चीज़ नीचे आ रही है तो जी बनेगी ना, और टी का मतलब क्या मान लिया, टाइम का तो अनुपात निकालना, T1 स्क्वायर मान लिया। अच्छा ये h था तब T1 टाइम लग रहा था, ये 2h जब होगा तो हाफ जी T2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और सर जी बिल्कुल होगा। ये तो तुमने मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये मान ली सेकंड। ऐसे करो, फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, भाई साहब जो अनुपात आएगा ना T1 अनुपात T2, वो अनुपात आएगा 1/√2, 1:√2। करेक्ट आंसर बी होगा इसका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है। ये रही जी स्प्रिंग, ये नॉर्मल थी, अब इसे 2 सेंटीमीटर खींच दिया, ये रहा 2 सेंटीमीटर। पहली वाली नॉर्मल थी, खींच दिया उसे, तो इससे कितनी एनर्जी लग रही है, अब इससे लग रही है बेटा 100 जूल। अच्छा इफ़ इट स्ट्रेच फर्दर, भाई ये तो नॉर्मल थी, ये 2 खींच रखी थी और फिर से 2 खींच दी। अब कह रहा है इतने खींचने के बाद अब बताओ इसमें कितनी एनर्जी बढ़ेगी। ये ई जो है ये बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सर जी बिल्कुल बढ़ेगी। सर जी अगर ये 2 बढ़ गया है तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक तो ये 4 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बेटा 4 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, ठीक है। तो अब इनका निकाल दो, एक इक्वेशन इसकी निकलेगी, एक इसकी निकलेगी। अब सुनो इक्वेशन कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो। पहले वाली हम जानते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ kx स्क्वायर। स्प्रिंग कांस्टेंट है इसमें kx स्क्वायर। अच्छा इसमें क्या लगेगा, हाफ k क्या, एक x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। मान चलो x1 ये है, ये जो है ये x1 है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक ये x2 है, तो पूरा पूरा क्या बनेगा, x2 माइनस x1, ऐसे बनेगा ना। अच्छा x2 जो है, x2 कितना है, 2 टाइम्स है किसका, x1 का। x2 क्या है, 2 टाइम्स है x1 का। देखिए मैं ऐसे करता हूँ, इसमें एक फ़ोटो लगा देता हूँ सॉल्व करके, उसमें देखो आप, ठीक है। 2 केस थे, दोनों कंडीशन थी, x1 थी और x2 थी। x1 से x2 क्या है, और बढ़ गई, 4 बन गई। अच्छा एक रेड में मैंने मार्क कर रखा है, इसमें देखो कंडीशन क्या है कि सर जी जो x2 है ना वो दुगना है x1 का। अब ये वाली वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ, बोलो, यहाँ पुट कर सकता हूँ केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में जब पुट करूँगा ना x2 की वैल्यू 4, तो क्या बन जाएगी 4x1 स्क्वायर, तो क्या आएगा 3x1 का स्क्वायर। और बेटा जब ये 3x1 का स्क्वायर आएगा तो दोनों का अनुपात निकाल देंगे, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का, और वो अनुपात निकल के आएगा तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से 300। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, कर लोगे ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो यहाँ एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं फ़ोटो भेजूँगा उनके पैरेलल में। अगला कहता है, ध्यान से सुनिए और दिन पे दिन याद रखना, ये दिन पे दिन बढ़ती जाएगी और अच्छे बेहतर होती जाएगी। कहता है व्हाट इज़ द टेम्परेचर व्हेन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मिनिमम, जब पृष्ठ तनाव पानी का कम होगा उस टाइम कितना ताप रहेगा। करेक्ट आंसर 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 बूंद हैं, ठीक है, पानी की बूंद हैं, डायमीटर दे रखा है दोनों का, और इस क्वेश्चन में कहता है दोनों बूंदों में जो दे रखा है, एक का 1 सेंटीमीटर है, एक 1.5 सेंटीमीटर रेडियस है,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, उनका एक्सेस प्रेशर पूछ रहा है। बेटा एक बात बताओ, तुमने अगर ऊपर भी पढ़ा हो तो प्रेशर जो होता है वो 2 सरफेस टेंशन ऑफ आर होता है, नहीं होता? 2s/r होता है कि नहीं होता? हाँ जी 2s/r होता है। जब 2s/r होता है तो P का रेडियस के साथ कैसा संबंध है? उल्टा। तो लिख सकता हूँ डेल्टा P1/डेल्टा P2 बराबर क्या आएगा? उल्टा है ना। तो P1 अगर ऊपर है तो नीचे R1 आएगा और ऊपर R2 आएगा। लिख दिया। अच्छा बोलो, ये जो अनुपात दे रखा है ये उनकी डायामीटर का दे रखा है। ध्यान से देखना, डायामीटर समझ रहे हो, व्यास का दे रखा है। तो रेडियस क्या होती है? आधी होती है ना। चलो तो बताओ R2 की वैल्यू बोलो, R2 कितना है? सर जी 1.5 है बटे 2 होगा ना? होगा बिल्कुल, इनटू। अब बोलो नीचे जो R1 है, R1 की वैल्यू बोलो बेटा 1। सर जी 1 तो इसकी व्यास है, 1/2 होगा, तो बटे 2 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो बेटा बताओ कितना बन गया? 3/2 बन गया नहीं बन गया? तो 3:2 होगा इसका आंसर। क्लियर है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इसकी भी मैं फ़ोटो डालने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस पर। आगे से क्या होगा, अगले जो वीडियो होगी उसमें हर न्यूमेरिकल की वीडियो उसके साथ अटैच करूँगा मैं बोर्ड पे सॉल्व करके, वो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। कहता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें लैम्बडा दे रखा है, 92 फ्रिंज सीन हैं। तो बताइए सोडियम के लिए, सोडियम लाइट की दे रखी है लैम्बडा इतना, ठीक है। तो बेटा आपको पता है फ्रिंज विड्थ जो होती है वो बीटा = डी लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी होता है। याद है? डी लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उन्हें बताऊंगा। डी डिस्टेंस स्लिट के बीच में, ये जो डी होता है ये स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनका रेशो निकालना है। जब इनका रेशो आप निकालोगे तो ये निकलेगा, अगर अच्छा कितनी दे रखी है उसने 92 और इसकी पूछ रहा है, तो ये n बीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पता है कैसे निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा n n1 बीटा 1 = n2 बीटा 2, ठीक है। अच्छा वैल्यू जो निकालनी है हमें, अच्छा बीटा की वैल्यू क्या होती है? डी लैम्बडा अपॉन डी। तो स्मॉल डी और कैपिटल डी तो आपस में कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो बेटा यहाँ से अनुपात आएगा n1 लैम्बडा 1 = n2 लैम्बडा 2। तो मैं n2 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जब n2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा? ये लैम्बडा 2 इधर आ जाएगा। अच्छा n1 कितना दे रखा है? 92, 92। देखो n1 कितना दे रखा तो मैं 92, ये देखो 92 दे रखा है ना, 92 इंटू लैम्बडा 1 कितना है? लैम्बडा 1 कितना है? 5898 अपॉन, क्योंकि n2 तो निकाल रहे हो ना तुम, और लैम्बडा 1 रख दिया। लैम्बडा 2 कितना है? 5461। कैलकुलेट कर लो, ये जो वैल्यू आएगी 99 निकल के आएगी। क्लियर है? ठीक है बच्चे। आगे से बेटा इनको मैं सबको बोर्ड पे रिप्रेजेंट करूँगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो करेक्ट आंसर 90। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है? ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है 2 प्लेट्स हैं, उनके बीच में जो विभव है, एक का V1 दे रखा है और एक का V2 दे रखा है। विभव जानते हो आप, पोटेंशियल कितना? -10 और इसका +30, ठीक है। सेपरेशन डिस्टेंस उनके बीच में D कितना है? D है 2 सेंटीमीटर। तो बताओ E इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, उन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र बताओ। अरे कभी ये पढ़ा था क्या तुमने? नहीं पढ़ा? E = dV, ये माइनस का dV अपॉन में dr, पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है तो रख दो। V1 - V2 माइनस का 10 और माइनस का 30 कितना बनेगा? माइनस का 40, और वो -40 इस माइनस से क्या बन जाएगा? +40 बटे R कितना है? बोलो R कितना है इस क्वेश्चन में? देखो बेटा 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 अपॉन कितना करोगे? 100, ऊपर चला गया 100, तो कट करो कितना आएगा? सीधा आंसर 2000 आएगा। समझ आ गया? ठीक है। अगला अपनी कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं बेटा क्या इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रेड लाइट ऑफ द रिप्लेस्ड बाय द ब्लू लाइट। अगर रेड लाइट को ब्लू लाइट से बदल दिया जाता है तो रिजॉल्विंग पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? करेक्ट आंसर इंक्रीज डिक्रीज होगी, क्या होगी? हाफ होगी,
तो करेक्ट आंसर है उसकी इंक्रीज करेगी। लास्ट क्वेश्चन, Cp ओवर Cv। Cp ओवर Cv याद है, Cp ओवर Cv इज इक्वल टू गामा, मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं इसे। बताइए ये दो विष्टीय ऊष्माओं के लिए मतलब डाई एटॉमिक के लिए कितना होता है? 1.4 होता है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, इसमें मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, आपका साथ और सहयोग चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से जो न्यूमेरिकल हैं उनको मैं साथ साथ में वीडियो बना के डालूंगा, इसके साथ अटैच करूंगा। जल्दी मिलते हैं अगले DPP में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।